क्लास 10th के इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ क्लासेस से हम लोग यू लाइक सैम्पल पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं अनसॉल्व्ड। तो आज हम करेंगे यू लाइक का सैम्पल पेपर नंबर 5 और पार्ट 1 में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इसके अंदर पार्ट 2 है आपका आज, जिसके अंदर क्वेश्चंस हैं आपके 3 मार्कर्स एंड 5 मार्कर्स। ठीक है, तो ये सेक्शन सी है। सेक्शन सी और सेक्शन डी आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस जैसे कि हमेशा किस तरह से सॉल्व करते हैं, जब भी हमें किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना होता है तो सबसे पहले हम उसको एज्यूम करके चलते हैं दैट दिस इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें हमने इसको क्या लिया है, इसको हमने लिया है इसके अंदर रैशनल नंबर। हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि दिस इज़ अ रैशनल नंबर। तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अगर रैशनल है तो वेयर a एंड b आर टू को प्राइम नंबर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इस सारे क्वेश्चंस को करने का यही तरीका है। इसके अंदर आपको कुछ अलग से नहीं करना है, सबका करने का तरीका यही है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। 2√5 इज a माइनस 3b अपॉन b एंड √5 इज a माइनस 3b अपॉन 2b। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है √5 इज़ इरेशनल। √5 हमें गिवन है, इरेशनल है। अब हमने √5 की ये वैल्यू निकाल ली है, जो वैल्यू क्या आ रही है आपकी, दिस इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स। तो ये a और b को जब हम प्लस माइनस से डिवाइड करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। इट मीन्स दिस इज़ अ रैशनल नंबर, और ये रैशनल नंबर किसके इक्वल है, √5 के। तो इट मीन्स √5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। √5 शुड बी रैशनल नंबर, बट √5 क्या है, इरेशनल नंबर, एक गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो इट मीन्स हमने जो एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, दैट वाज रॉन्ग। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। देयरफॉर 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आता है रैशनल प्रूफ करने के लिए, उसको करने का यही तरीका है कि आप उसको एज्यूम करके चलोगे दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। Find the quadratic polynomial sum of whose zeros is 2 and product is -8 and find the zeros of the polynomial। ठीक है, सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। जब भी हमें ये दोनों चीज़ें दी होती हैं तो पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस कितना है, 2 है तो 2 इंटू एक्स हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -8। तो ये आपका बन गया x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसके हमें क्या निकालने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करके आपके पास जीरोस आ गए -2 और 4। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ट्रेन की स्पीड नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ट्रेन की स्पीड एज्यूम करेंगे। ट्रेन की स्पीड हमने एज्यूम की x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द एक्चुअल टाइम टेकन बाय इज़ y आवर्स। टाइम वाई आवर्स लेती है और उसकी स्पीड है इतनी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड हो गया आपका x इंटू वाई किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अब 1 बाय 1 हम चलते हैं जो दिया हुआ है। 1 बाय 1 सबसे पहले उसने क्या है, इफ़ द स्पीड इज़ इंक्रीज बाय 6 किलोमीटर पर आवर देन द टाइम ऑफ द जर्नी इज़ रिड्यूस्ड बाय 4 आवर्स। मतलब अगर ये स्पीड जो x है ये x+6 हो जाती है तो टाइम क्या हो जाएगा, y-4। जो पहले टाइम लग रहा था उसमें से 4 घंटे कम लगेंगे। ठीक है, तो जो स्पीड अगर x+6 हो गई है तो टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे कम। तो ये y-4 हो गया। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो x+6 इंटू y-4, और डिस्टेंस है कितना हमारा, xy। ठीक है, तो xy इज इक्वल टू x+6 y-4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। दूसरी बार क्या बोला है उसने, व्हेन द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 6 किलोमीटर। स्पीड रिड्यूस हो जाती है तो कितनी हो जाएगी, x-6। द जर्नी, द टाइम ऑफ जर्नी इज इंक्रीज्ड बाय 6। अगर स्पीड x-6 हो रही है, ठीक है, देन द टाइम ऑफ जर्नी इज इंक्रीज्ड बाय 6। तो टाइम ऑफ जर्नी हो जाएगा y+6। ठीक है, y+6 हो रहा है, जितना पहले टाइम लग रहा था उससे ज़्यादा लगेगा। डिस्टेंस कवर्ड इज x-6 एंड y इंटू y+6। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू x-6 इंटू y+6। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 6x माइनस 6y माइनस 36। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये इक्वेशन आ गई, एक्स प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक सेकंड से और एक थर्ड से।
इन दोनों इक्वेशंस को हमें, ये दोनों इक्वेशन है, इनको सिंप्लीफाई करके y आ गया 24, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x आ गया 30। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें हम डिस्टेंस निकालने के लिए, तो डिस्टेंस आ रहा है आपका 720 किलोमीटर। Hence the length of the journey is 720 kilometer. For what values of p will the following pairs of linear equations have infinitely many solutions? सबसे पहले तो ये pair of equations लिख लिया आपने, ये आ गया, p को भी इधर ले आएंगे और 12 को भी इधर ले आएंगे, तो इक्वेशंस ये बन गई। फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2 इज c1 अपॉन c2। तो इसके अकॉर्डिंग a1 की वैल्यू p-3 है, a2 आपका p है, b1 आपका 3 है, b2 आपका p है, c1 माइनस पी है और c2 है आपका -12। ये सारी वैल्यूज पुट कर दो जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन है उसके अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने इसको और इसको सॉल्व किया है, ये वैल्यूज पुट कर दी। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व करके p आ रहा है आपका +-6। फिर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, फर्स्ट को और थर्ड को सॉल्व किया फिर। ठीक है, फिर फर्स्ट को और थर्ड को सॉल्व किया, फर्स्ट को और थर्ड को सॉल्व करके मेरे पास क्या आ रहा है, एक वैल्यू आ रही है p = 6। तो कॉमन वैल्यू क्या है इन दोनों के अंदर, इसमें और इसमें, p = 6। तो p = 6 इज द वैल्यू ऑफ p। इन द फिगर टेंजेंट x टचेज द सर्कल विद सेंटर o एट y। इन द फिगर टेंजेंट xz टचेज द सर्कल विद सेंटर o एट y। ठीक है, सेंटर ये है आपका o और ये पॉइंट है आपका y, xz यहाँ पर टच कर रही है, डायमीटर BA, डायमीटर BA व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट XZ एट x। ठीक है, इस डायमीटर को प्रोड्यूस करते हैं तो ये यहाँ मिलता है इसको। इफ एंगल BXY इज इक्वल टू B एंड AYX इज इक्वल टू A, प्रूव दैट B + 2A इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिगर आगे समझ में, XZ आपकी क्या है, टेंजेंट है जो टच कर रही है इसको y पर, सेंटर आपका O है और ये BA इसका डायमीटर है। डायमीटर को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर इसको टेंजेंट को मिलता है x पे, ये एंगल B दिया हुआ है एंड दिस एंगल इज इक्वल टू A। कंसीडर द ट्राइंगल्स OXY, इस ट्राइंगल को कंसीडर किया है OXY को, इसको मैं डार्क कर रही हूँ, OXY जो ट्राइंगल है इसको कंसीडर किया है। इसके तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। ठीक है, OXY आपका B है, XYO कितना है आपका 90 डिग्री है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। यहाँ पर जो ये टेंजेंट है इस रेडियस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो OYX कितना हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री हो गया। एंड XOY, ठीक है, XOY ये अभी हमें नहीं पता है, तो ये आपकी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से XOY की वैल्यू आ रही है आपकी 90 - B XOY एंड XOY इज सेम एज AOY X, क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहे हैं, XOY और AOY एक ही लाइन पर है, तो ये भी आपका कितना हो गया 90 - B। ठीक है, अब आगे देखो, ऑल्सो OA एंड OI आर द रेडिया एंड हेंस द ट्राइंगल OAY इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की। ठीक है, ये और ये दोनों रेडियस हैं। ठीक है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे, इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला है और इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला है। ठीक है, OAY इज सेम एज OYA। क्लियर है, बाय एन एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव AOY + OYA + OYA, बस इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। ठीक है, जिसमें से दो एंगल सेम है हमारे, AOY की वैल्यू हमें पता है 90 - B, यहाँ पुट कर दी, और ये दोनों एंगल्स अभी हमने क्या इक्वल किए यहाँ से। ठीक है, OAY इज OYA, ये यहाँ से हमने इक्वल प्रूफ किया है, तो यहाँ पर ये लगाया है। ठीक है, मैंने क्या किया है, OYA की जगह मैंने क्या लिख दिया, OAY, तो ये डबल हो गया, तो 2OAY इज इक्वल टू 90 + B एंड, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, OAY की वैल्यू होगी 90 + B/2, और OAY किसके इक्वल है, OYE के इक्वल है। ठीक है, नाउ सिंस AYX इज A एंड OYX इज 90 डिग्री, वी हैव OYA इज 90 - A, थर्ड एंगल जो है वो 90 - A हो जाएगा, इज इक्वल टू OAY। अब OYA आपका इसके भी इक्वल है और OYA आपका इसके भी इक्वल है। ठीक है, यहाँ से वैल्यू 90 + B/2 है और यहाँ से वैल्यू 90 - A है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो हमसे पूछा गया था वही इक्वेशन आ जाएगी, 2A + B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हैंस प्रूव्ड।
अगला क्वेश्चन है एल साइन थीटा प्लस एम कॉस थीटा प्लस एन इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट दिस इज दिस। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स को ले लेते हैं साइन थीटा और वाई को ले लेते हैं कॉस थीटा। तो जो एक्स है ना, जहाँ जहाँ पर भी साइन थीटा है, ये साइन थीटा यहाँ पर एक्स आ जाएगा और जहाँ कॉस थीटा यहाँ पर वाई आ जाएगा। तो इक्वेशन बन गई आपकी ये। ठीक है, हमने साइन थीटा को एक्स ले लिया और कॉस थीटा को वाई ले लिया, तो इक्वेशन ये बन गई। अब इस इक्वेशन को हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे, पहले मैंने इसको एलिमिनेट किया है एक्स को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को एल डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड इक्वेशन को एल से कर दिया, तो ये आ गया, माइनस करेंगे तो ये एक्स वाली टर्म कैंसिल हो गई और वाई की वैल्यू आ गई ये। अब सेकंड टाइम मैंने क्या किया है, सेकंड टाइम मैं करूँगी एलिमिनेट वाई को। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने एम डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, अब एक्स किसके इक्वल है, साइन थीटा के, और वाई किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के, और कॉस थीटा किसके इक्वल है, वाई के। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये है तो ये वैल्यू पुट कर दूँ, वाई की वैल्यू ये है तो ये पुट कर देंगे, स्क्वायर कर दिया पूरा पूरा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है दोनों का, तो आपके पास न्यूमरेटर में ये इसका स्क्वायर का ये आ जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर है राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके आपका डिनोमिनेटर आ गया, हैंस प्रूव्ड। यही शो करना था हमें। कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ये हमें दिया हुआ है, इसके अंदर मीडियन बतानी है। अच्छा, इसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, पहले तो फ्रीक्वेंसी दी होगी, यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। एन आ रहा है आपका 100, तो 50 हो गया। 50 कहाँ आ रहा है आपका, 50 आपका इधर आ रहा है, 50 ये आ रहा है, तो आपका जो क्लास इंटरवल है ये आएगा, फ्रीक्वेंसी ये आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 31 आएगी, और ये आपका एच जो आएगा ये कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये फार्मूला आपका होता है मीडियन निकालने का। इस फार्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। 160 लोअर क्लास हो गई, 50 माइनस 31 अपॉन 28 इंटू 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आ गई यहाँ से मीडियन। सिंप्लीफाई करके मीडियन आ रही है 166.79। ठीक है, चलो सेक्शन डी स्टार्ट हो गया ये। अ मोटर बोट हु स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गेट 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अच्छा, 24 किलोमीटर मोटर बोट, लेट अ मोटर हु स्पीड इज 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। हमें मोटर बोट की स्पीड दी हुई है, लेकिन हमें स्ट्रीम जो है जहाँ वो चल रही है उसकी स्पीड नहीं दी हुई है। ठीक है, जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं तो वो स्पीड माइनस करते हैं, और जब हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो वो स्पीड प्लस करते हैं। समझ में आ गया, अपस्ट्रीम का मतलब जो भी पानी का फ्लो है हम उसके ऑपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड हमने x किलोमीटर ले ली, मोटर बोट की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं ना, किसी भी फ्लो के हम ऑपोजिट जाते हैं, तो जो फ्लो की जो स्पीड होती है ना उसको हम क्या करते हैं, मोटर बोट से की स्पीड में से माइनस करते हैं, क्योंकि अब हमें ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है ऑपोजिट जाने के लिए, तो जितनी उसकी स्पीड है वो माइनस होगी। और जब हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं, मतलब फ्लो के साथ जाते हैं, तो एक तो मोटर बोट की स्पीड है और एक जो पानी का फ्लो है उसकी स्पीड है, दोनों मिलकर स्पीड बढ़ जाती है आपकी। तब आपकी जो स्पीड हो जाती है वो 24 प्लस एक्स दोनों की ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, अप स्ट्रीम आपकी स्पीड माइनस होगी और डाउन स्ट्रीम आपकी स्पीड प्लस होगी। डिस्टेंस क्या है आपका, 32 किलोमीटर है। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों के आने में और जाने में, 1 घंटा। मतलब जब हम फ्लो के ऑपोजिट जाते हैं तो हमें 1 घंटा ज़्यादा लगता है, और फ्लो के साथ जाते हैं तो हमें 1 घंटा कम लगता है। ठीक है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम जर्नी, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम जर्नी प्लस 1। अपस्ट्रीम जाने में जितना जो टाइम लगता है वो डाउनस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है उसके अंदर 1 घंटा एक्स्ट्रा और लगेगा आपको। अपस्ट्रीम जाने में आपको कितना टाइम लगेगा, 32। कितना डिस्टेंस है, 32। स्पीड कितनी है, 24 माइनस एक्स। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, और ये डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस 32 रहेगा, स्पीड कितनी हो गई, 24 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये टाइम आ गया प्लस 1, क्योंकि अपस्ट्रीम जाने में आपको डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो इज इक्वल टू प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो सारा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 32 कॉमन ले लिया, यहाँ एलसीएम लेंगे, इसको ये 24 से 24 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 2x, और ये नीचे वाला मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड पे चला गया। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन ये बनेगी। इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे किया, बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म। ये 2 स्टेप छोड़ दिए हैं, बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है आपको, और ये
ठीक है, आपके जो फैक्टर्स हैं वो ये बनेंगे। अब इन दोनों में से एक बार वैल्यू आएगी -72 और एक बार वैल्यू आएगी 8। हम क्या ले रहे हैं, हमने एक्स क्या एज्यूम किया था, स्पीड, और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 72 को रिजेक्ट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8। देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 8 किलोमीटर पर आवर। तो जो पानी का बहाव है उसकी जो स्पीड है वो है आपकी 8 किलोमीटर पर आवर। A two-digit number is such that the product of its digits is 16. When 54 is subtracted from the number, the digits are interchanged. Find the number. टू डिजिट नंबर है। टू डिजिट नंबर कैसा होता है आपका, एक होती है आपकी यूनिट प्लेस पे और एक होता है आपका टेंस प्लेस पे। ये नंबर है एक्स वाई, ठीक है, तो ये आपका वाई मल्टीप्लाई होगा 1 से और एक्स मल्टीप्लाई होगा आपका 10 से, तो नंबर बनेगा 10x प्लस वाई। अगर हमने एक्स वाई नंबर लिया है, लेट द टू डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई, डिजिट्स हैं आपके एक्स वाई। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एक्स दोनों का प्रोडक्ट कितना है आपका 16, तो वाई हो गया 16/x। अगर हम इसके डिजिट्स को उल्टा कर देते हैं, मतलब वाई एक्स कर देते हैं, तो अब x मल्टीप्लाई होगा 1 से और y मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये बन जाएगा 10y, ठीक है। तो 10x प्लस वाई प्लस 54 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 54 आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन बन रही है आपकी x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 16/x और सेकेंड इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं x की 8 और -2, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2। -2 लेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, तो सेम ही आएगा, 8 और 2 डिजिट्स आएंगी, तो हमारे पास नंबर बन रहा है 82, ठीक है। हमें नंबर ही बताना था, दिस नंबर इज 82। इन फिगर ABCD is a trapezium with AB is parallel to DC. If triangle AED is similar to triangle BEC, prove that AD is equal to BC. ये वाला ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है BEC के, ठीक है, AED ये वाला दिया हुआ है। ट्राइंगल AED is similar to triangle BEC. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये बीच में ABD ट्रांसवर्सल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट। एंगल CED इज इक्वल टू AEB, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, EDC की बात कर रहे हैं, EDC इसकी और EBA की इसकी, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। इसमें ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये वर्टिकली ऑपोजिट रहता है, इक्वल है, तो ये वाले ट्राइंगल्स क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। देयरफॉर ED अपॉन EB इज EC अपॉन EA, ठीक है। ED अपॉन EB, अच्छा इसको अब इसने क्या किया है, EB को इधर ले गया, EC को इधर ले गया, तो ये बन गया। इट इज़ गिवन दैट, ये तो गिवन ही है कि EAED इज सिमिलर ट्राइंगल BEC, तो यहाँ से आपके पास ये इसकी सिमिलैरिटीज़ आ गई। ये तो हमें गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। फ्रॉम 1 and 2 ED अपॉन EC आपका, ये यहाँ पर भी ED अपॉन EC है, यहाँ पर भी ED अपॉन EC है, ये आपका इक्वल है EA अपॉन EB के, ये इक्वल है आपका EB अपॉन EA के, ठीक है। तो इट मीन्स ये दोनों सेम है, EB स्क्वायर इज EA स्क्वायर, देयरफॉर EB इज इक्वल टू EA। सब्स्टिट्यूटिंग EB इज इक्वल टू EA इन 2 वी गेट EA अपॉन EA इज AD अपॉन BC। ये कैंसिल होके 1 आ गया, तो AD अपॉन BC इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू BC। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड सेम रेडियस ऑफ इज हॉलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर, हाइट है सिलेंडर की 30 और कोन की हाइट इतनी है, तो स्लांट हाइट ऑफ द कोन हो गई, ये फॉर्मूला लगा के 25 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसको निकाल दिया है ना, तो ये तो आएगा ही आएगा, ऊपर का भी आएगा। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, सिलेंडर की एक साइड का एरिया आएगा, प्लस ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया किसका आएगा, कोन का अंदर वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2πRH प्लस πRL प्लस πR स्क्वायर। ये जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेके आपके पास ये इसका सरफेस एरिया आ गया। In a figure, a conical vessel of radius 6 cm and height 8 cm is completely filled with water. A sphere is lowered into the water such that when it touches the sides, it is just immersed. What fraction of water overflows? ठीक है, ये है आपका कॉनिकल वेसल है, इसके अंदर एक स्फीयर जैसा बॉल जैसी डाली है,
ठीक है, जब इसको टच करती है तो पानी बाहर निकलता है, ठीक है, जस्ट इमर्स्ड, ठीक है। अब स्फीयर इज लोअर्ड इनटू वाटर सच दैट व्हेन इट टचेज द साइड्स इट इज जस्ट इमर्स्ड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, हमें बताना कितना पानी बाहर निकलेगा। रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल 6 दी हुई है, हाइट दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये आ गया आपका। लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 8 सेंटीमीटर इन राइट ट्रायंगल पी, कहाँ गया, पी ओ डैश एंड आर, ये इस राइट ट्रायंगल के अंदर हमें 6 दिया हुआ है और ये हाइट 8 दी हुई है, तो हम इसकी स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। स्लांट हाइट आ गई आपके पास 10 सेंटीमीटर, और इसी के अंदर साइन थीटा किसके इक्वल होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 6/10 इज इक्वल टू 3/5 इन राइट ट्रायंगल एम आर ओ, इस नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, ओ एम अपॉन ओ आर के, आर अपॉन ओ आर, ठीक है। तो साइन थीटा यहाँ से 3/5 के इक्वल है, यहाँ से साइन थीटा आर अपॉन ओ आर के इक्वल है, ठीक है। और ओ आर की वैल्यू क्या आ रही है इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग ओ आर की वैल्यू आ रही है, टोटल हाइट 8 है, उसमें से आर माइनस कर देंगे तो ओ आर आ जाएगा आपका। तो इसको सिंप्लीफाई करके रेडियस आ रही है आपकी 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ रहा है 36 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज वॉल्यूम ऑफ कोन, VC is 96 cubic centimeter. Clearly, volume of the water that flows out of cone is same as the volume of the sphere, that is VS. Fraction of water that flows out. Fraction of water क्या होगा, volume of sphere upon volume of cone. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 36 पाई और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 96 पाई। तो ये आपकी रेशो आ गई, फ्रैक्शन आ गया 3/8 और 3:8। The mean of the following frequency distribution is 25. Find the value of f, ठीक है। हमें मीन गिवन है, हमें जो मिसिंग है फ्रीक्वेंसी वो बतानी है। सिंपल एक्स आई ले लेंगे, एफ आई एक्स आई ले लिया, इसको प्लस कर लिया, ये इनको फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर लिया, ठीक है। 25 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसको ये एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई एंड दिस इज सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये वैल्यूज पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई करके एफ आ गया आपके पास 16। इसकी मॉड क्लास बतानी है, मॉड क्लास इज 10 to 20, ठीक है। मॉड का फॉर्मूला ये होता है आपका L + F1 - F0, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसके अंदर। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद मॉड आ गया आपका 18.125, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।